नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ विपत्तियां देखी होंगी, कुछ दुख झेले होंगे, थोड़ा संघर्ष किया होगा। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे एक बात कह रहा हूं कि आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप ये एहसास करेंगे कि हम सब की विपत्तियां, हम सब के दुख बहुत छोटे हैं। और ये कहानी इतनी शानदार है कि अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो आज के बाद दुनिया की कोई भी विपत्ति आपको हरा नहीं पाएगी। यह सच्ची कहानी शुरू होती है झारखंड राज्य के सरायकेला खरसावा जिले से। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बच्ची की यह कहानी है, जिस बच्ची की शादी महज 12 साल की उम्र में करा दी जाती। इतने छोटी उम्र में शादी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो जिस समाज से बिलोंग करती है वहां पे पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। एक ऐसा समाज जो सामाजिक और आर्थिक तौर पे उतना विकसित नहीं होता, तो छोटे उम्र में बच्चियों की शादी करा दी जाती है। 12 साल की उम्र में जब इसकी शादी होती है और ये अपने ससुराल पहुंचती है, तो ये लड़की उस मोहल्ले के लिए, उस गांव के लिए सबसे खूबसूरत होती है। ये खुद अपनी कहानी में कहती हैं एक बार कि उनकी खूबसूरती उनके लिए अभिशाप बन गई थी। होता कुछ यूं है कि ये चूंकि बहुत अधिक खूबसूरत होती हैं, तो उनके जो जेठ थे, जो गोतिया लोग थे, जो पड़ोसी थे, उनकी एक बुरी नजर इस महिला पे हमेशा से रहती है। उन लोगों ने कई बार ऐसी कोशिश की कि इसके साथ दुष्कर्म किया जाए, लेकिन वो फेल हुए। एक बार की बात थी कि ये एक तालाब में नहाने पहुंची है और जब वो वहां से निकलती है तो कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं जो इसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर जाके ये कैसे भी बच पाती है। लेकिन इन सारी घटनाओं में एक बात हो रही होती है कि वो जो कुछ लोग थे जिनकी बुरी नजर इस महिला के ऊपर होती है, उनके अंदर बदला लेने की एक भावना पैदा हो जाती है और वो लोग सोचते हैं कि इस महिला से कैसे भी बदला लेना है। वो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ साजिश कर रहे थे, लेकिन इस महिला को कुछ पता नहीं था। उनके बच्चे थे छोटे छोटे, वो इस महिला के पास आते थे, वो कहते थे चाची कुछ खाने को दे दो, और ये बेचारी कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ सही चल रहा था और फिर कहानी पहुंचती है 1995 में, यानी शादी के कई वर्षों के बाद। और जब 1995 में 2 सितंबर को एक गोतिया, एक जेठ की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। और जब तबीयत खराब होती है तो सारा इल्जाम इसका इस महिला के माथे पे बढ़ दिया जाता है कि ये डायन है, इसने कुछ जादू टोना किया है, कुछ खिलाया है, जिसके चलते बच्चे की तबीयत खराब है। अब ये बात पूरे गांव में फैलती है और 3 सितंबर 1995 को गांव में एक पंचायत बुलाई जाती है। एक पंचायत बैठती है और वो एक नतीजा सुनाती है, और ये नतीजा काफी हैरान करने वाला होता है क्योंकि पंचायत ये मानती है कि ये महिला डायन है और इसी के चलते बच्चा बीमार है। उसमें 500 रुपए का जुर्माना लगता है। वो महिला डर के मारे कैसे भी पीछा छुड़ाने के लिए वो 500 रुपए जो जुर्माना उस पे लगा था वो उसे दे देती है। उसे लगता है कि 500 रुपए का जुर्माना दे दिया तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी और शायद अब ये लोग पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन जब 4 सितंबर को उसकी बच्ची का, जिसकी बच्ची बीमार थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो उस शाम में 40-50 लोग इसके घर में घुस जाते हैं और वो इसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं, रेप करने की इसकी कोशिश करते हैं। वो 40-50 लोग इसे बाहर निकालते हैं, इसके बदन से कपड़े नोच लिए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और इसे पूरी गांव में घसीटा जाता है, मारा पीटा जाता है। फिर जाके फिर से पंचायत बैठती है और 2 ओझा, 2 तांत्रिक बुलाए जाते हैं और वो कहते हैं कि इस महिला को मानव मल और मूत्र पिलाया जाए, क्योंकि मानव मल और मूत्र पिला देने से डायन, जो अंदर का डायन है, जो उसका प्रभाव है, वो मर जाता है। सारा गांव उस महिला के साथ वहां पे ये सब कुछ देख रहा है और लोग उसे सच में मानव मल मूत्र पिलाने की कोशिश करते हैं। वो महिला इनकार करती है, इसे रोकती है, लेकिन एक तरफ वो होती है और दूसरी तरफ पूरा गांव होता है। वो कैसे भी इसे रोकती है और फिर उसके बदन पे, उसके चेहरे पे ये मल मूत्र पड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से वो कैसे भी वहां से भागती है खुद को बचा के, लेकिन अब इसके अपने घर में भी इसे प्रवेश नहीं मिलता।
वो अपने 4 बच्चों के साथ उसी रात, क्योंकि कुछ लोग आके उसे कहते हैं कि चाची अगर आप सच में जिंदा रहना चाहती हैं तो यहां से भाग जाइए, क्योंकि ये लोग आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसी रात अपने 4 बच्चों को लेके वहां से भागती है। भागते भागते सबसे पहले वो विधायक के पास पहुंचती है, जो उस वक्त के वहां पे विधायक थे, लेकिन उनसे कोई सहायता नहीं मिलती। उनके लोग कहते हैं कि वो 10 सितंबर को आएंगे। ये महिला कहती है कि तब तक मैं जिंदा ही नहीं रहूंगी, फिर उनके आके क्या होगा, वो क्यों आएंगे। फिर वो वहां से निकलती है, आके कहीं और रुकती है, लेकिन वहां भी डर होता है। फिर फाइनली उसे अपने घर जाना पड़ता है। खरकई नदी, रात में उस नदी को पार करके वो अपने 4 बच्चों के साथ अपने घर पहुंचती है, अपने भाई के घर। वहां जब ये सारी घटना उसके भाई और उसकी मां को पता चलता है तो मां को सदमा लगता है, और इस सदमे के चलते नवंबर 1995 में मां का देहांत हो जाता है। जब मां भी नहीं रहती तो अब उसके लिए उस घर में भी रहना मुश्किल भरा हो गया था। वहां से उसे निकलना पड़ता है और लगभग 8 से 10 महीने वो उसी गांव में पेड़ के नीचे अपने बच्चों को पालती है। आप सोच के देखिए। और वो जो उसका पति था वो कभी कभार आता तो था, लेकिन 1997 के बाद वो फिर कभी नहीं आया, और पति ने भी हमेशा के लिए उसे छोड़ दिया, क्योंकि पति को भी लोग भड़काते थे कि ये डायन है, कुछ कर देगी, और इस चीजों में फंस के पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वो महिला अकेले 4 बच्चे उन्हें पाल रही है, और साथ ही साथ वो कोर्ट पहुंचती है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। फिर वहां उसकी मुलाकात कुछ अफसरों से होती है, कुछ सरकारी अफसरों से होती है, और फिर जाके 1996 और 97 में वो फ्लैग के कुछ सदस्यों से मिलती है। फ्लैग एक फ्री लीगल एड कमेटी थी, जो फ्री में लोगों को लीगल जो एडवाइस है वो देती थी, सहायता प्रदान करती थी। उनके सदस्यों से मिलने के बाद इसकी कहानी मीडिया तक पहुंचती है। फिर धीरे धीरे क्षेत्रीय मीडिया में ये खबर बन के निकलती है कि ये सब कुछ हुआ है, और उसके संघर्ष के बारे में लोगों को पता चलता है। फिर ईश्वर की कृपा से ये कहानी धीरे धीरे पहुंच जाती है नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के पास, और उन्हें ये कहानी इतना प्रभावित करती है कि वहां से लोग आते हैं और इसके जीवन पे, इसके संघर्ष पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। फिर और भी लोग जानते हैं। धीरे धीरे ये एक एनजीओ के लोगों से जुड़ जाती है, जिसका नाम था आशा। और ये जो आशा से जब जुड़ती है तब इसे पता चलता है कि कैसे कानून का उपयोग करके ये अंधविश्वास से लड़ सकती है, कैसे वो लोगों को सामाजिक तौर पे बेहतर बना सकती है, और कैसे जो सामाजिक बुराइयां हैं उनके खिलाफ एक अभियान चला सकती है। आशा से मिलने के बाद ये अपने काम को, अपने अभियान को तेज करती है, और ये महिला ठान लेती है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं किसी और महिला के साथ नहीं होने दूंगी। और फिर जब भी उसे पता चलता है कि झारखंड में कहीं भी किसी भी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है डायन बता के, वो वहां पहुंच जाती है अपने लोगों के साथ, और ऐसे कई महिलाओं का रेस्क्यू कराती है। आपको जान के हैरानी होगी, इस महिला ने लगभग 127-28 महिलाओं की जिंदगी बचाई, उन्हें रेस्क्यू कराया, जिन्हें मार दिया जाता उनकी जिंदगी बचाई। और इसी तरीके से उसका अभियान आगे बढ़ता है, और भी वो काम करती है, और करीबन 500 महिलाओं की जिंदगी में रोशनी बिखेरती है। उन्हें ना सिर्फ रेस्क्यू कराती है, बल्कि उन्हें स्वरोजगार से जोड़ती है। उन्हें सिलाई, बुनाई, हस्तकला, शिल्पकला, ऐसे और भी कई कामों की ट्रेनिंग दी जाती है, और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का यह काम महिला करती है। ये बात झारखंड राज्य तक पहुंचती है, राज्य से भी उसे सम्मानित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तब आती है जब 2021 में इसे दिल्ली से एक कॉल आता है, और इसे कहा जाता है कि मैम, क्या आप छुटनी देवी बोल रही हैं? ये बोलती, हाँ जी, आपका नाम सेलेक्ट किया गया है पद्मश्री के लिए। और 2021 में भारत सरकार छुटनी देवी को पद्मश्री देती है। दोस्तों सोच के देखिए, एक ऐसी महिला जिसे डायन कह के उसके गांव से निकाल दिया गया, उसके घर से निकाल दिया गया, जिसने 8-10 महीनों तक पेड़ के नीचे अपने बच्चों को पाला, और इतने बड़े रिजेक्शन के बाद, सोशल रिजेक्शन इसे कहिए, सोशल रिजेक्शन के बाद एक आम आदमी सच में आत्महत्या कर लेता, एक आम आदमी सच में डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन इस महिला को देखिए, ये ना सिर्फ अपने बच्चों को पालती है, बड़ा करती है, उन्हें शिक्षित करती है,
उन्हें पढ़ाती भी है, बल्कि समाज में कई महिलाओं की जिंदगी बचाने का जरिया बनती है। हम छोटी मोटी मुश्किलों में फंस जाते हैं, हम बहुत जल्दी किसी रिजेक्शन से हार मान लेते हैं, काम छोड़ देते हैं, जिंदगी में उदास हो जाते हैं। अगर छोटा मोटा कुछ ब्रेकअप हो जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, एग्जाम में बढ़िया नंबर ना आए लोग आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक महिला को के बदन से सारे कपड़े निकाल लिए जाएं, उसे पूरे गांव में घुमाया जाए, उसे मारा जाए, पीटा जाए, सबके सामने उसको डायन करार दिया जाए, उसको मल मूत्र पिलाने की कोशिश हो और फिर भी वो हार ना माने और पद्मश्री तक पहुंचे। जीवन इसी को कहते हैं, यही संभावना है जीवन की। आज आपके साथ क्या हो रहा है मायने ये नहीं रखता, आपका नजरिया क्या है, आप किस तरीके से इन घटनाओं को देखते हैं। विपत्तियां इंसान को कमजोर बनाने के लिए नहीं आती, वो तो आपके जीवन को एक नया उद्देश्य देने के लिए आती है। छुटनी देवी एक ऐसा नाम है जिसे आप सबको जानना चाहिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए, इस पूरे देश तक पहुंचाइए। ये हमारे रियल हीरो हैं, इस देश के रियल हीरो छुटनी देवी जैसे लोग हैं जो सच में हमें प्रेरणा देते हैं हार ना मानने की। और चाहे पूरा समाज, पूरा गांव और बल्कि अपना परिवार ही क्यों ना रिजेक्ट कर दे, फिर भी हम कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। और सच में एक दिन ऐसे लोगों को अफसोस होगा कि उन्होंने किस पे शक किया था, किसको रिजेक्ट किया था। आज छुटनी देवी 2021 में जब इन्हें पद्मश्री मिला तो कई लोग आए, कई लोगों ने इनसे पूछा कि अब आगे आप क्या करेंगी। इन्होंने कहा कि मेरा अभियान आजीवन चलता रहेगा, मतलब मरते दम तक चलता रहेगा, और मैं यही चाहती हूं कि ये जो अंधविश्वास है समाज से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहूंगा, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच में उदास हैं, मायूस हैं, तो छुटनी देवी की कहानी, इस कहानी को फिर से सुनिए। जाइए गूगल कीजिए छुटनी देवी का नाम, पढ़िए, और मैं चाहता हूं कि आप कभी हिम्मत ना हारें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि जीवन का सच यही है कि आज कुछ भी हो, कल आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस कहानी को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, सारे दोस्तों के बीच जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। मैं ऐसी कहानियों के साथ हमेशा आपको मिलता रहूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।